फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, आज उसकी डिस्कशन करते हैं। मतलब आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिलेटेड हैं दोनों। दो थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा डेफिनेट में आज एंटर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो कैलकुलस की दो ब्रांचेस हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस जो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव से डील करती है, मतलब इसका एक्चुअल रिलेशन ग्राफिकल टेंजेंट से है। किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप इज एक्चुअली कॉल्ड द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ठीक है। बट अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं, इंटीग्रल कैलकुलस ये ब्रांच जो है ये डील करती है एरिया से। जो कैलकुलस है वो इंटीग्रल कैलकुलस वो डायरेक्टली एरिया से रिलेटेड है। मतलब अगर मेरे पास कोई मान लो कर्व है, मैं यहां पे दो सिनेरियो लूंगा, कर्व है और ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स या एफ टी, कुछ भी मान सकते हो इसको। अगर मुझे a और b इन एंड पॉइंट्स के बीच में इस फंक्शन का एरिया विद x एक्सिस चाहिए, एग्जैक्ट एरिया के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन जो है वो इनडेफिनेट नहीं होगा, वो डेफिनेट होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसमें खाली इंटीग्रेशन का तरीका समझते हैं कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है। अब उसके मीनिंग पे चलेंगे कि इंटीग्रेट क्यों करना है, क्या चाहिए आपको इंटीग्रेशन से। अगर मैं a से b तक एफ एक्स डी एक्स कर रहा हूं तो मेरे को ये पूरा एरिया मिलेगा। अगर मैं और क्लियर करूं, मेरे को एक्चुअल एरिया नहीं मिलता, मुझे एल्जेब्रिक एरिया मिलता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एरिया मेड बाय एफ एक्स विद एक्स एक्सिस between ordinates x equals a and x equals b। ऑर्डिनेट्स मतलब, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वर्टिकल, तो x इक्वल्स टू a में ऐसा लगता है कि x है तो एब्सिसा होगा। x इक्वल्स a इज अ वर्टिकल लाइन, तो उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने बाउंड्स भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि अनबाउंडेड बोल दिया इंटीग्रेशन कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी इसमें नहीं बात हो रही है, एटलीस्ट हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कुछ एरिया है, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ दो डिफाइंड वैल्यूज के बीच का, कि a और b के बीच में मैंने इंटीग्रेट किया किसको, फंक्शन को। तो मतलब ये पूरा एरिया, ये एरिया जो बन रहा है ये a और b के बीच में बन रहा है विद एफ एक्स, मतलब ये पूरा क्लोज्ड एरिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये एरिया जो है वो कोई रेक्टेंगल या सर्कल का एरिया नहीं है, तो इसलिए टफ होता था ये एरिया फाइंड आउट करना, क्लियर। बट ये एरिया बिना इस इंटीग्रेशन के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं बिना इंटीग्रेशन के भी फाइंड आउट करने के, उस पर भी आएंगे, वो भी सिलेबस का पार्ट है एडवांस के, जेईई मेन में नहीं है। तो बट अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि हमें एरिया कहाँ से मिल रहा है, इंटीग्रेशन से, और ये ट्रू भी है, ये ट्रू सारे फंक्शंस में। बट एग्जैक्ट एरिया बोलूँ तो वो बोलना गलत है, मुझे एल्जेब्रिक एरिया मिलता है। एल्जेब्रिक एरिया से मतलब क्या है, एरिया वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर है, वेक्टर है एरिया। क्या होती है एरिया की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते होगे नहीं। तो क्योंकि एरिया वेक्टर है, सिनेरियो मैंने बोला था मैं दो बताऊंगा आपको, तो इस सिनेरियो में आपको पूरा एरिया, ये पूरा जो व्हाइट कलर में शेडेड एरिया सारा मिल रहा है a से b एफ एक्स डी एक्स करने पर। बट इन दिस केस अगर मैं ऐसा सोचूं, a और b यहां पर है, अगर मैं a से b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा इस केस में, तो इसमें मुझे पूरा एरिया एनक्लोज नहीं मिलेगा। ये पूरा प्रॉफिट लॉस करने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे वो देगा मेरे को। मतलब अगर मान लो ये एरिया 5 यूनिट है और ये 2 है, बट ये 2 नहीं मानता इंटीग्रेशन, इसको -2 मानता है, तो ये 5 है ये 2 है, आपको आंसर इंटीग्रेशन का 7 नहीं मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। ये बात समझे क्या। तो अगर दिस इज एरिया 1 and this is area 2, so the answer is a1 minus a2। क्लियर है, जिससे अगर विजुलाइज करो sin x,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं 0 से 2 पाई करूंगा तो उसका आंसर 0 आएगा, कंफर्म्ड है। क्योंकि जितना इस पार्ट का एरिया आएगा उतना ही इस पार्ट का एरिया आएगा, और एरिया वेक्टर है, और ये बात इंटीग्रेशन को पता है और वो फॉलो करता है इस बात को। तो ये एरिया अपने पास 2 आता है और यहां से -2 नलिफाई हो जाता है, द आंसर इज 0। ये क्लियर अपने को। तो इंटीग्रेशन हमें कनेक्ट करता है उस फंक्शन का जो एरिया है विद द एक्स एक्सिस बिटवीन दोज टू ऑर्डिनेट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं। ये क्लियर, पक्का एकदम। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं, वहां पे टेंजेंट चल रहा है और यहां पर एरिया चल रहा है, बट फिर इंटीग्रेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं? इसी का एक्चुअल रीजन जो है वो फंडामेंटल थ्योरम जो है, जो पहली वाली, उससे अपने पास आता है। आज उसको देखेंगे क्यों, कैसे हुआ ये। सबसे पहले ये लिख लो, डन हो गया नोट, अलजेब्रिक एरिया। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, पता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना ए से बी, ये एक चीज कंसिडर करता है कि अगर वो होगा तो मैं इंटीग्रेट करके आपको सही आंसर दूंगा। ऐसा नहीं कि हर फंक्शन इंटीग्रेट होता है। अब इसमें दो बातें निकलती हैं, कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेबल है ही नहीं, मतलब जिनका सवाल बन ही नहीं सकता है, और कई ऐसे फंक्शंस हैं जो इंटीग्रेट हो सकते हैं, इंटीग्रेशन उनका पॉसिबल है, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपको बताता हूँ। एक वो जो पहले वाली चीज बोली वो मैं इनडेफिनेट के सेंस से बोल रहा था कि कई फंक्शन जो है वो नॉन इंटीग्रेबल है। जैसे एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल इज e⁻x²। वो इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो अगर वो इनडेफिनेट से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अगर मुझे उसका एरिया निकालना, तो एटलीस्ट मैं ये मेथड नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये मेथड तो तभी यूज करूंगा ना जब मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। जैसे x dx आया, इंटीग्रेबल है, यस, x²/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर a और b पुट करूंगा, आई विल गेट द आंसर। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1/x, क्या 1/x इंटीग्रेबल है? बिल्कुल है। बट क्या 1/x, या मान लो 1/x² की बात कर लो, 1/x² या 1/x या कोई ऐसा फंक्शन जो इंटीग्रेबल तो है, बट क्या ये -2 से 2 के बीच में इंटीग्रेबल होगा? उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं पहले। अगर कोई फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप उसकी इंटीग्रेशन से हर बार सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। ये एक लिमिटेशन मान लो, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसने सबसे पहले यही बोला, आप लिखो साथ साथ, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, और बड़ा बड़ा इजीली रिलेट होगा अभी। एफ एक्स की बात ना करो, अब एफ टी की बात कर लेते हैं। एक ही बात है वैसे, मैं वेरिएबल का नाम टी लिख रहा हूं। इफ एफ टी और एफ एक्स लिख लो ताकि आपको लगे कि ठीक है, कोई भी फंक्शन, मतलब टी की फॉर्म में लिख लो या एक्स की या अल्फा, कोई भी वेरी कर रही है। इफ एफ टी इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, if ft is continuous in a से b, then gx, अब ध्यान से देखना, gx मैंने एक फंक्शन बनाया जो a से लेकर x तक जा रहा है, और फंक्शन f का इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें, is possible। अब इसमें जो x है, that ranges from a to b। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सबसे पहले, अभी थ्योरम खत्म नहीं हुई है, अभी कंटिन्यूड है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। और क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा, एक नया फंक्शन मैंने बना दी, दैट इज gx। यहां पे मैं fx dx लिखता तब भी सेम बात थी। और ये जो फंक्शन बना, अगर मैं इसका रिलेशन निकाल लूं fx के साथ, ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, g' इक्वल्स f ऑफ x, करेक्ट। अगर gx जो है वो एंटी डेरिवेटिव है fx का, इसका मतलब g को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा आपको? fx। समझ लो, मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो हमने पढ़ के ही इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, बट ऐसा क्यों है आज वो समझेंगे।
सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो एफ टी डी टी है उसका इंटीग्रेशन जिससे जी एक्स बन रहा है, हम उसको एक बार बना के देखते हैं। ये कोई फंक्शन है एफ, मैंने इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम टी रख दिया, और एक्चुअली इंटीग्रेशन की बात दो नंबर्स के बीच में चल रही है, ए एंड बी। अभी लिखना मत, हम बात कर रहे हैं कि यहां पर कोई x है, x का वैल्यू a से b तक कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी आपको एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ f विद x एक्सिस बिटवीन दीज टू नंबर्स, क्योंकि अगर x बदलेगा तो ये एरिया भी बदलेगा, सही है। और ये एरिया जो बदलेगा ये किसका फंक्शन बन जाएगा, x का, क्योंकि जैसे जैसे x को इंक्रीज कराऊंगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, या मतलब चलो मैंने इसमें इंक्रीज करवा दिया बट चेंज होगा। अगर वैसे बोलूं कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे आपका एरिया भी चेंज होगा, तो एरिया किसका फंक्शन हुआ, x का। ये बात क्लियर है। तो ये जो gx है, gx ये x का फंक्शन क्यों बना मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रही है, a से लेकर x तक, किसकी हो रही है, इस फंक्शन की। इसका मतलब ये जो ब्लू वाला एरिया है वो इस gx का आंसर होगा। और अगर ये x मूव करके आगे चला गया, क्योंकि x चेंज हुआ तो क्या आपका एरिया भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। और मान लो अगर x का वैल्यू a हुआ, 0 आ जाएगा एरिया। समझ गए क्या, किसी को दिक्कत इसमें? एक बात बताओ कि अगर मैं x में हल्का सा चेंज कर दूं, gx तो आपको फंक्शन पता ही है, अगर मैं x में हल्का सा चेंज करूं तो एरिया भी चेंज होगा थोड़ा सा। क्या बनेगा इंटीग्रेशन, ये फंक्शन क्या बनेगा, g ऑफ x प्लस एच, a से, a तो फिक्स्ड है ना, a तो मतलब यहां पर x है, हल्का सा आगे कहीं पे, मतलब वैसे ये जो मैंने बनाया वो उतना हल्का भी नहीं है, मतलब आप समझ गए ना, हल्का सा आगे हम मूव किए, तो दैट विल बी x प्लस एच, फंक्शन रिमेन्स द सेम, एफ टी डी टी, करेक्ट है, सही। अब अगर मैं एरिया का डिफरेंस देखूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। अगर मैं देखूं एरिया का डिफरेंस, a से x प्लस एच एफ टी डी टी माइनस a से x एफ टी डी टी, अग्री कर रहे हो क्या, ये सही बात है, ठीक है। अब फिर से याद करवा दूं, एरिया वेक्टर है। अब क्योंकि एरिया वेक्टर है, आप सब मेरे से बेटर ही जानते हो वैसे, अगर मैं x1 पॉइंट से x2 पॉइंट गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर k है, तो अगर x2 से x1 आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस माइनस को एडजस्ट करके इसको अगर x से a लिख दूं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंटीग्रेशन a से x कर रहा था, अगर मैं x से a इंटीग्रेशन करूं, मतलब एरिया मैं उधर को देख रहा था, अगर मैं एरिया इधर को जाते हुए देखूंगा तो वही सेम एरिया नेगेटिव आएगा, करेक्ट। ऐसी होता है वेक्टर में। और एक और चीज होती है वेक्टर में कि अगर आप a से b गए फिर b से c गए, इक्वल टू a से c, मेरे को घबराहट होती है इधर, ये सही है ना, देखो दिख रहा है आपको यहां पे ऐसा, x से a गए, a से कहां गए, x प्लस एच, तो कहां से कहां गए हम, यस, अब आगे मैथ्स है वो मैं संभाल लूंगा, करेक्ट है, अरे ठीक है। तो वो है हमारा टर्म और उसका वैल्यू ये आ रहा है, यहां तक सही है। अभी बने रहना, मतलब ऐसा ना हो कुछ रह जाए। अगर मैं इससे डिवाइड करवा दूं, कोई गलती नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सा नंबर है, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x, और h भी माइन्यूट सा है। वैसे तो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि उस साइड पे क्या दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव, सही है। और ये आपके लिए एक लेबनिट्ज का क्वेश्चन है, LHR वाला, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट fx, सही है। बट वो इजी हो जाएगा, मैं थोड़ा बेटर अप्रोच बताता हूँ आपको। ये सही है, ये बन गया, ये फॉर्म भी बन गया। अब यहां पे मैं एक चीज सोच रहा हूं, ये मेरे पास f फंक्शन था,
ये नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक बारी सुन लो बस। एक्स था ना ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट वेरी कर रहा था, और उसके जस्ट बाद जो हमने पॉइंट किया दैट वाज एक्स प्लस एच। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं इसमें कि एफ एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू इन द इंटरवल x से x प्लस एच, मुझे पता है लिखना गलत है वैसे, बट एक बार इमेजिन करो कि एफ एक्स इस छोटे इंटरवल में अपनी कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा इस छोटे से इंटरवल में, मतलब ऑब्वियसली वेरी कर रहा है ग्राफ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और एक छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, लेट्स से द मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ v एंड मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ u, करेक्ट। तो मैं इस इंटरवल की अगर बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं इस इंटरवल में जिसमें ये सारी डिस्कशन चल रही है कि एफ एक्स जो है इन दो नंबर्स के बीच में घूम रहा है, करेक्ट। और ये दोनों नंबर्स को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं कि कोई फिक्स नंबर्स होंगे, ऐसा सोच रहा हूं। अगर ऐसा सोच रहा हूं तो अगर मैं एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करूंगा एफ यू और यहां पर एफ वी, इधर भी डी एक्स या डी टी कुछ भी कर दो, डी टी कर दो, यहाँ पे डी टी एक्स से लेकर क्या चाहिए मेरे को एक्स प्लस एच, तो ये जो टर्म है x से लेकर x प्लस एच, एफ टी डी टी जो मिडल में आ रही है, एफ यू तो कांस्टेंट है, बाकी जो इंटीग्रेशन बचेगा वो 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन इज t, तो h बच जाएगा फाइनली। या कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर इसके बीच में अगर मिनिमम हाइट जो थी एफ ऑफ यू थी, मिनिमम हाइट, तो वो छोटा सा एरिया कितना होगा, बेस इनटू हाइट, सही है ना। हाइट उसकी एफ ऑफ यू थी, बेस उसका कितना था h, सही, ऐसा सोच सकते हैं। और अगर मैं इसको, क्योंकि मेरे पास जो टर्म थी मैंने उसको h से डिवाइड करवाया था, मैं इसको भी h से डिवाइड करवाऊंगा तो f ऑफ u f ऑफ v बन जाएगा, बताओ करेक्ट। और ये जो टर्म था थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये टर्म ही जी एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बाय एच था, ये जो बीच वाला टर्म है, करेक्ट, सही है। अब क्योंकि h अप्रोच कर रहा है जीरो को, h अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये जो f ऑफ u और f ऑफ v वैल्यू, थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला ये तो गलत बोल रहा हूं वैसे मैं, ये छोटा सा इंटरवल है, उसमें क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम, उसमें एक्चुअली एक ही वैल्यू कवर हो रही होगी, ऐसा सोच सकता हूं क्या, जिसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, कि अगर एक पॉइंट से हम गुजर रहे हैं, 3 फंक्शंस हैं मान लो, और एक जो वैल्यू है बीच वाले फंक्शन की वो बाकी दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट हुआ जहां पर तीनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, या कोई ऐसा पॉइंट हुआ, मान लो ये f है, ये g है, ये बीच वाला h है, अगर कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पे सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला फंक्शन वो दोनों बराबर थे ऑलमोस्ट, अगर वो दोनों बराबर थे और एक ऐसा फंक्शन था जो हमेशा उनके बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो तीनों ही सेम वैल्यू दे रहे होंगे, सही है। तो अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पे ये तीनों ही सेम वैल्यू दे रहे होंगे, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x बाय h इज ऑलमोस्ट f ऑफ x, दिस इंप्लाइज g डैश x इक्वल्स f ऑफ x। ये एक्चुअल प्रूफ था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, कि कैसे एरिया, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है और जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का जो डेरिवेटिव है वो कैसे लिंक्ड है दोनों। नहीं तो वैसे तो लिख देते कि अच्छा ठीक है डेरिवेटिव कर दोगे
किसी का डेरिवेटिव कर रहे हो या डेरिवेटिव का इंटीग्रल कर रहे हो, वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, बट क्यों है, ये एक्चुअल प्रूफ है उसका। ठीक है, वैसे हमें चाहिए नहीं है ये, अपने को खाली देखना था कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये है। ठीक है, आया कुछ समझ में? कंप्लीट कर लो फिर, अब तो समझ में आ गया, अब तो खुद ही लिख सकते हैं इसको। एक बारी वापस दिखा देता हूं मैं कि एक gx फंक्शन था जो कि एरिया फंक्शन है, x क्योंकि चेंज हो रहा है तो gx भी बदल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी इंस्टेंट पे हूं x पे, बहुत हल्का सा चेंज करता हूं तो g ऑफ x प्लस एच आ गया। ठीक, अगर उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस देखें तो बहुत छोटा सा एरिया, माइन्यूट सा एरिया आ रहा होगा। अब वो कितना था, g ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ x। यहां से इंटीग्रेशन एज अ वेक्टर वाला प्रोग्राम यूज करके हमने निकाला कि एक्चुअली ये जो डिफरेंस है वो x से लेकर x प्लस एच एफ टी डी टी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव g का और एक्चुअल f फंक्शन दोनों को रिलेट करना था, तो मैंने उसके बाद डिवाइड करवाया दोनों टर्म्स को h से। डिवाइड करवा के जब पिंक वाली टर्म पे थे, एक्चुअली ये प्रूफ जो था सारा का सारा वो लेबनिट्ज ने दिया था, तो वहीं से हमने वो रूल भी डिराइव किया था। अगर आपको याद हो, मैंने डेरिवेटिव में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उससे आप यहीं पे ही खत्म कर सकते थे सवाल को। ये एक तरीका था कि ये क्या बन गया, g डैश x। ठीक है, और ये अगर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे h के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, 1, h का डेरिवेटिव 1, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करोगे लेबनिट्ज लगा के, तो इधर यू विल बी गेटिंग f ऑफ x। अगर f ऑफ x आ गया यहाँ पे तो g डैश x इक्वल्स टू f ऑफ x प्रूव हो गया। बट इसी को मैंने प्रूव किया फर्दर कि अगर मैं उस छोटे से इंटरवल में, जो कि x और x प्लस h के बीच की जो बात चल रही है, जो चेंज की बात चल रही है, उसी में सोचूं कि जो फंक्शन हमारा था fx जो अपना था, वो fx अगर बदल रहा है उस छोटे से इंटरवल में, तो अपनी सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में ही फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा, f ऑफ u से f ऑफ v के बीच में। अगर वो इतने इंटरवल में, कौन सा इंटरवल, x से लेकर x प्लस एच में इस वेरिएशन को शो कर रहा है, तो मैंने इसी वेरिएशन से इसका एरिया निकाल दिया। इस वेरिएशन का एरिया, क्योंकि वेरिएशन बहुत छोटा सा है, तो एरिया का विंडो भी बहुत छोटा सा मिल रहा है आपको। ये भी ऑलमोस्ट जीरो है, ये भी ऑलमोस्ट जीरो है, और ये भी ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, बट क्योंकि मेरे को इसको रिलेट करना था g के डेरिवेटिव से, मेरे को इसी चीज को h से डिवाइड करना पड़ा। अब h से डिवाइड करवाया तो ये 0/0 फॉर्म आया। अब 0/0 फॉर्म का आंसर 0 ही थोड़ा ना होगा हमेशा। अब 0/0 फॉर्म का जो आंसर है वो f ऑफ u से लेकर f ऑफ v के बीच में है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है। क्यों ऑलमोस्ट सेम है? क्योंकि वो जो मैंने उसको विंडो दिया था वैल्यू देने का, वो छोटा सा विंडो था। क्या था? x से लेकर x प्लस एच। अगर x से लेकर x प्लस एच के बीच में जो ये वाला आंसर है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। मान लो ये अगर वैल्यू 8 हो, ये भी ऑलमोस्ट 8 ही होगी। तो अगर कोई क्वांटिटी 8 और ऑलमोस्ट 8 के बीच में है, क्या मैं आंसर उसका 8 लिख सकता हूं? समझ रहे हो कि नहीं? अब ये चीज को मैंने g डैश x बना दिया कि ये क्वांटिटी है क्या, ये तो g डैश x है। और ये जो वैल्यू थी, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअली उस x पे जो वैल्यू थी उसके बहुत क्लोज है। x पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? मान लो 8 थी, और ये 7.9999 टाइप्स है, और ये 8.0001 टाइप्स है, मान लो ऐसा है। और ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑलमोस्ट 8 के आसपास रहेगी। ठीक है, और 8 कौन था? 8 तो फंक्शन का वैल्यू था उस x पे। तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये फंक्शन के उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहा था f ऑफ x, उसके बराबर है। और ये है कौन? ये g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x बाई एच है, विच इज g डैश x। ये वही बताया आगे। ये जो वैल्यू है वो f ऑफ u से f ऑफ v के बीच में, जो कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और ये दोनों किसके बराबर हैं? f ऑफ x के बराबर। क्योंकि बात तो एक्चुअल इनपुट जिस पे हम काम करें दैट इज x, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया? f ऑफ x के बराबर। और ये है क्या? अगर h अप्रोचिंग 0 है, ये डेरिवेटिव है g का। क्लियर? तो यहां से प्रूव हुआ कि अगर इंटीग्रेशन g जो है वो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो g का डेरिवेटिव करेंगे तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं?
ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से एक प्रॉब्लम ही है जो उस टाइम पे उन्होंने सॉल्व कर दी थी। ठीक है, नहीं तो एरिया तो पहले से भी निकल रहे थे, ऐसा थोड़ा ना उन्होंने एरिया निकाले थे, एरिया तो बहुत पहले से निकलते आ रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक का सम कर करके एरिया निकाला करते थे। बट उस एरिया को इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब लिखा, और इंटीग्रेशन जब आया कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, तभी तो पूरा कैलकुलस लिखा गया। तो फंडामेंटल थ्योरम मतलब जहां से स्टार्ट हुआ कैलकुलस वो ये है। ये क्लियर है? एक बारी नोट कर लो, एक बारी रिवाइज कर लो सारा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? वो भी चाहिए पूरा? लिख लो लिख लो। और वो कंटिन्यूटी वाली बात भी सही है यार। आप डिफरेंशियल कर चुके हो, आप मेरे को ये बात बताओ कि अगर डेरिवेटिव सेफ है, डेरिवेटिव सेफ है, सेफ मतलब कंटिन्यूअस है, सही चल रहा है एकदम। अगर एक डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो जिसका वो डेरिवेटिव है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, फिर से रिपीट, अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल पे, तो जिसका वो डेरिवेटिव रहा होगा, अपनी पिछली जनरेशन की बात हो रही है अब, क्या वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा? डिफरेंशिएबल ही बोल दूं, अगर डिफरेंशिएबल बोल दिया तो कंटिन्यूटी तो आई गई ना साथ में। बताओ सही बात है कि नहीं? अब पहली लाइन आपने यही लिखी, अगर एफ टी या एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसकी जो पिछली जनरेशन रही होगी जी, मतलब इस बार ये जो एफ एक्स है ये किसी का डेरिवेटिव है, किसका? जी का। एक्चुअली दिस इज जी डैश एक्स। अब एफ को हटाओ, ये सोचो कि अगर जी डैश एक्स कंटिन्यूअस है तो क्या जी एक्स पॉसिबल होगा? जी एक्स इज पॉसिबल ऑलवेज। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एफ टी और एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी देन दिस इज पॉसिबल। करेक्ट। अगर कोई डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो जिसका वो डेरिवेटिव है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, एग्जिस्ट करेगा सही से। समझे क्या? तो फंडामेंटल थ्योरम में एक्चुअली दो डिस्कशंस हो गई फिर। एक तो कंटिन्यूटी की, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। हाँ, बाकायदा वो इंटीग्रेबल हो, ऐसा ना हो कि उसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल ना हो। ठीक है, वो इनडेफिनेट की रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो उसका। ठीक है, तो इंटीग्रेबल है वो उस इंटरवल में। दूसरी बात कि जो आपने इंटीग्रेट करके नया फंक्शन बनाया, मतलब इंटीग्रेशन तो सम ऑफ ऑल द एरियाज है जो भी बनाया है ए से बी के बीच में, वो अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो फंक्शन रेडी हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन किया था। ये दो चीज़ों की डिस्कशन हुई थी फंडामेंटल थ्योरम में। ये समझ में आया क्या? मतलब दूसरी चीज़ का तो प्रूफ दे दिया, इसको मैं कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट को, पहली लाइन को। डन हुआ ये? पक्का एकदम?